हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, असाइनमेंट्स हो या हैंडमेड नोट्स हो और टॉपिक को समझाना हो, तो कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिए। आज मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो सिर्फ इतना कहूँगी, इस पूरी क्लास को ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस क्लास। जाते हैं एक नए टॉपिक पे, जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अंतर्दर्शन शॉर्ट में आ गया, बहिर्दर्शन भी शॉर्ट में आ गया, प्रयोगात्मक शॉर्ट में आ गया। ये लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है, और वेरी शॉर्ट में भी आते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने वेरी में इसके आगे लगाऊँ ना उतने कम है। क्यों? क्योंकि पेपर में आता है, अलग अलग टाइप से आता है, तो इसलिए एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, नोट्स आपको इजीली टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो कांटेक्ट कर लेना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। देखिए, किसी भी विज्ञान को अपनी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विधियों की ज़रूरत पड़ती है ना। और मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। तो सबसे पहले जहाँ शिक्षण मनोविज्ञान की हम बात करते हैं, तो उसकी दो विधियाँ थी। एक तो निरीक्षणात्मक विधियाँ और एक विवरणात्मक, जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपोजिशनल मेथड कहते हैं। ठीक है, एक्सपोजिशनल मेथड। ठीक है, अब इसमें निरीक्षणात्मक ऑब्जर्वेशन में होती हैं आपकी तीन विधियाँ: अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगदर्शन, जिसे हम इंट्रोस्पेक्ट्रम, एक्सट्रोस्पेक्शनल और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शनल, ठीक है, दिया। तो ये तीनों अलग अलग टाइप से आएंगी, जैसे मैंने बताया। इस पे ज़्यादा फोकस ये थ्योरेटिकल पार्ट पे सिर्फ इतना करना कि ये इसकी आवश्यकता है, और विज्ञान मनोविज्ञान के थ्रू हम शिक्षा की अध्ययन कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ विधियों की ज़रूरत है। मेन फोकस आपका यहाँ पे रहना है। निरीक्षणात्मक, विवरणात्मक। अब निरीक्षणात्मक में आ जाते हैं, तो ये 3 टाइप्स की होती है। अब वो कैसे कैसे आप डिस्कस करोगे, देखो ये चार्ट बना लो, यहाँ से सब इजी हो जाएगा। ठीक है, निरीक्षात्मक, विवरणात्मक। निरीक्षात्मक में आपका अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि भी से बोलते हैं, प्रयोगात्मक आ गया, और विवरणात्मक में बहुत सारे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो अंतर्दर्शन, क्योंकि वेरी शॉर्ट में ना, विवरणात्मक के वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में नहीं आते, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मेनली फोकस यहाँ पे करना है। अंतर्दर्शन पढ़ो। अंतर्दर्शन वर्ड पढ़ के आपके माइंड में क्या आ रहा है, सीधे सीधे बोलो। अंतर्दर्शन मीन्स अपने अंदर का दर्शन करना, अंदर को देखना। अर्थ भी यही है, अंतर्दर्शन का अंदर है अपने अंदर देखना। अब अपने अंदर देखना मतलब ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम स्वयं अपनी गलतियों का, अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है तथा अपनी अनुभूति का ज्ञान स्वयं बच्चा प्राप्त करता है अंतर्दर्शन विधि के द्वारा। स्काउट ने कहा था कि अपने मस्तिष्क के कार्य व्यापारों का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। मैंने कहा था ना, बीएड रटने की नहीं है, अंतर्दर्शन अपने अंदर देखना। अब अंतर्दर्शन विधि की बात हो रही है, तो ऐसी विधि जिसमें हम अपने अंदर देखते हैं, अपनी कमियों का स्वयं अवलोकन करते हैं, अपनी मानसिक स्टेज का स्वयं अवलोकन करते हैं। क्लियर? अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हर एक विधि की देखो विशेषता आपको लिखनी है, गुण इसके लिखने हैं, और उसकी लिमिटेशन यानी कि अवगुण लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति का स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना पड़ता है ना। इसमें व्यक्ति खुद करता है, इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं के संबंध में चिंतन करता है। हमने देखा, मैंने अपने मन में देखा, अरे मैं क्लास में ये गलती कर रही हूँ, मैंने खुद ने किया, अब मैं नेक्स्ट टाइम उसके बारे में सोचूंगी, इसे दूर कैसे करना है। ठीक है, तो क्लियर? अपनी खुद की तो की मैंने, किसी और ने तो नहीं की। इसमें व्यक्ति को स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम खुद करेंगे, सॉल्यूशन खुद ढूंढेंगे, टेंशन भी खुद लेंगे, उसे इम्प्रूव भी खुद से करेंगे, तो वो अंतर्दर्शन है। गुण, ठीक है, अब इस विधि के कुछ गुण हैं, वो देख लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट इसमें अपनी मानसिक अनुभूतियों का अध्ययन करता है, जिसमें वह स्वयं को सच्चे रूप से समझ सकता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमेशा कहते हैं डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट छुपा जाते हैं, वो हम उन्हें नहीं बताते। बट जब हम खुद का अवलोकन कर रहे हैं, खुद की कमियां ढूंढ रहे हैं, तो हम सच्चे होंगे। हमारी क्या कमियां हैं, हम अपने मन में बोलेंगे, हाँ यार तू ये गलती कर रही है, हाँ यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वो
इसमें क्या है, हम सच्चे होंगे, हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, जो हमारी स्थिति होगी हम खुद उसका अवलोकन ईजिली कर लेंगे। सेकंड, इस विधियों का प्रयोग करने से विशेष यंत्र और सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। ऑफ कोर्स जब अपने अंदर कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, अपने अंदर के पार्ट को खोल के तो नहीं करेंगे, जो हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो मन से कर रहे हैं तो यंत्रों की आवश्यकता या किसी भी सामग्री की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, इस विधि का प्रयोग सरल है, इसमें किसी भी स्थान पर ये की जा सकती है, यानी कि सरल है, कहीं भी किसी भी टाइम कैसे भी स्थिति में हम इसे कर सकते हैं। इस विधि से किसी समस्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, और परिणामों की तुलना न करने पर विश्वसनीय निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने में, यानी कि जो अलग अलग विधि हमने करी उससे जो सॉल्यूशन आया ना, उसको भी अगर हम सर्च आउट कर सकते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा। अब आ जाता है लिमिटेशन, यानी कि इसकी कमियां क्या क्या है। सबसे पहले यह विधि सब्जेक्टिव और व्यक्तित्व है ना, वैज्ञानिक नहीं है। हम अपने मन को देखेंगे, मैं सोचूंगी मैंने ये गलती करी है, अब इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो नहीं है, मैं अपनी क्लास दे रही हूँ, कुछ कमी करी तो वैज्ञानिक कारण नहीं है ना, सिर्फ मैंने सोचा, मुझे लगा हाँ ये मैं गलती कर रही हूँ और वो फिट हो गया, तो वैज्ञानिक कारण नहीं है। सेकंड, मानसिक क्रियाएं अस्थिर और परिवर्तनशील होती हैं, जिसमें अध्ययन और आत्मनिरीक्षण बहुत ही कठिन है ना। एक टाइम पे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, बच्चों को बहुत हेल्प हो रही है, तो मैं सोचूंगी अरे मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। दूसरे टाइम पे एक वीडियो नहीं चली तो मैं सोचूंगी मैं गलत काम कर रही हूँ। तो मानसिक क्रिया अलग अलग होगी, काम मैं वही कर रही हूँ, पढ़ा मैं बच्चों को ऐसे ही रही हूँ, बट मेरी मेंटल स्टेज अलग अलग है। तो कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी किसी चीज़ को हम ओवर एग्जीक्यूशन कर लेते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो क्या है कि परिवर्तनशील है, तो उसका एक फिक्स सॉल्यूशन भी हम नहीं दे सकते, है ना। थर्ड, इस विधि का प्रयोग बालकों तथा मानसिक रोगियों पर नहीं किया जा सकता। ऑफकोर्स बच्चे कैसे समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, और जो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है वो भी नहीं समझ सकता, तो ये विधि उसके लिए भी यूजफुल नहीं है, ठीक है। देन, मनुष्य का व्यवहार प्रतिक्षण बदलता है, ये भी सेम उसी की तरह है कि व्यवहार बदला, हम खुश हैं तो हमने अच्छा अच्छा बोला, दुखी है तो गलत गलत बोला। इस विधि के द्वारा मनुष्य की गूढ़ सी बहुत बातों का विश्लेषण नहीं हो पाता, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य अपनी कुछ अनुभूतियों का रहस्योदन लज्जा या संकोच के कारण नहीं कर पाता। मान लीजिए मैंने कभी कुछ गलत काम किया है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं उसे जान के भी ना याद नहीं करना चाहूँगी। हमने कुछ भी किया, हमने बचपन में मान लीजिए कोई चोरी करी है, तो हम उसे जान के नहीं याद करेंगे, बट वो हमने करी तो है, तो हम उसे लेके ही नहीं आएंगे, सामने लेके नहीं आएंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे भी ये विधि फेल हो जाती है। नेक्स्ट, इस विधि के द्वारा हम अपने अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते, चेतन मन का तो कर सकते हैं, अचेतन का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लगे, पर 1 यूनिट पूरी हो जाएगी, और 1 यूनिट पूरी हो गई तो भाई उससे अच्छा कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। परिणामों में समानता नहीं होती इसमें, जब हम खुश हैं तो हमने अच्छा अच्छा लिखा, हम दुखी हैं तो हमने गलत गलत लिखा, तो कोई फिक्स है ही नहीं। इस विधि में निरीक्षक का प्रयोजक और प्रयोगकर्ता दोनों का काम करता है, यानी कि हम हैं, हम ही अपने निरीक्षक का काम करेंगे, हम ही प्रयोगकर्ता का काम करेंगे, सब कुछ हमें अपने पे ही प्रयोग करना है, खुद को ही प्रयोग करना है, सॉल्यूशन भी खुद को निकालना है। तो इसलिए ये एक फैक्ट नहीं है, इस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। आत्मदर्शन क्लियर समझ आ गई। अब खुद बताओ, आपको कोई डाउट है आत्मदर्शन से? नहीं ना, अपने अंदर देखा, अपने अंदर सर्च आउट करी, अब खुद अपने आप अपने मन से आप उसकी कमियां लिख दोगे, इसके गुण लिख दोगे, ठीक है, और विशेषताओं में जो चीज़ें थी दोनों लिखते हुए, ठीक। अब आ जाता है बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन मीन्स किसी और के, बहि मीन्स बाहर का कोई, देखो बाहर का कोई दर्शन कर रहा है, ठीक है, तो नाम क्या हो गया, बहिर्दर्शन। तो जिसमें हम किसी बाहर के थ्रू करा रहे हैं इस दर्शन को। आप देखो, बहिर्दर्शन में निरीक्षक दूसरे व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, दूसरा ही अध्ययन करेगा। निरीक्षण परीक्षण पर निर्भर करती है ना, कि मैं जिसमें परीक्षण हो रहा है वो कैसा है, और जो निरीक्षक परीक्षण कर रहा है वो कैसा है। बट इसमें ना कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण, व्यक्ति के व्यवहार का अनुभव, और अनुभव के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या। सबसे पहले हम उसके व्यवहार का निरीक्षण करेंगे, फिर हम समझेंगे कि उसके व्यवहार का अनुभव करेंगे कि यार ये
ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे कि भाई इसने ये किया तो इसके पीछे ये कारण थे, ये इसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब बहिर्दर्शन पे आ जाते तो बहिर्दर्शन आपका 4 टाइप्स का देखने के लिए मिलेगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी शॉर्ट में आता है, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ तो आपको समझ आना चाहिए। औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक, आकस्मिक एंड क्रमिक। देखो, औपचारिक बहिर्दर्शन में नियंत्रित परिस्थितियों के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। औपचारिक का मतलब होता है जो चीज़ें नॉर्मली चल रही है, जहाँ पे पूरा कंट्रोल है। मैंने ये आपको औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा भी बताऊंगी, शेयर कर दिया है, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औपचारिक जिसमें परिस्थितियाँ पूर्णतः नियंत्रण हो और व्यवहार का परीक्षण किया जाए। अनौपचारिक में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। देखो, औपचारिक क्या, बच्चे को हमने बता दिया, देखो मैं आऊँगा तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, अब तुम्हारा जो रिएक्शन है बताना। ठीक है, वो हो गया औपचारिक, क्योंकि मैंने उसे बता दिया सब कुछ कंट्रोल में, और तुमने मुझे वापस से कुछ कहा तो तुम्हारे पापा डांटे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए बच्चा है, मैं आया, मैंने बच्चे को थप्पड़ मारा, यहाँ उसके पापा है, उससे बोल दिया तुमने कुछ बोला था तुम्हारे पापा कुछ कहेंगे, तो कंट्रोल हो गया पोर्शन। अब आ जाते अनौपचारिक, जहाँ पे बच्चे को नहीं पता, मैं गया, मैंने चाटा मारा, अब बच्चे को नहीं पता क्या होना है, चाहे उसके पापा खड़े हो चाहे उसकी मम्मी खड़ी हो, बट उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, तो उसका रैंडम बिहेवियर क्या होगा वो हम अनौपचारिक बहिर्दर्शन में देखते हैं। आकस्मिक में आकस्मिक रूप से व्यवहार, कुछ नहीं पता, बच्चा कहीं भी है कहीं भी नहीं है, उससे अचानक से जाके कुछ भी बोल दिया तो उसका रिएक्शन। क्रमिक बहिर्दर्शन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियम पूर्वक व्यवहार। ठीक है, यानी कि एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड पे नहीं जा सकते, स्टेप 2, स्टेप 3, 1 बाय 1 जो चलना है, दैट इज क्रमिक बहिर्दर्शन। ठीक है, अब इसके भी गुण और सीमाएं पढ़ लेते हैं। देखिए, यह एक वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है, जिसमें क्रिया और व्यवहारों का निष्पक्ष विवरण किया जाता है। बालकों का अध्ययन, इसमें एक से अधिक बालकों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं तो समय कम लगेगा। इस विधि द्वारा किए गए निरीक्षणों को दोहराए जा सकते हैं, एक बार कर लिए दोबारा दोहरा सकते हैं, है ना, और रिजल्ट भी सही आएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की सही जानकारी इस विधि के थ्रू ले सकते हैं कि भाई बच्चे को जब हम थप्पड़ मारते हैं तो बच्चे का रिएक्शन क्या होगा, मोस्टली वो हर एक छोटे बच्चे का होगा। ठीक है, तो ये होगी इसके गुण। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि इसकी कुछ कमियां। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और मानसिक अनुभूतियों का नहीं, है ना। उसके व्यवहार तो कर सकते हैं, उसने हमें थप्पड़ मारा, हमने उसे थप्पड़ मारा, मे बी उसने सामने कुछ नहीं कहा, मन ही मन वो गाली दे रहा हो, तो मानसिक स्थिति हमें नहीं पता, बट हम तो ये देखेंगे हमने बच्चे को थप्पड़ मारा, वो चुप था तो वो शांत है, बट ऐसा नहीं है, मे बी मेंटली वो हमें गाली दे रहा हो, मेंटली वो हमसे कुछ भी बोलना चाह रहा हो, तो मानसिक स्थिति का अध्ययन हम इसके थ्रू नहीं कर सकते। कभी कभी व्यक्ति ऐसा नाटकीय व्यवहार भी करता है ना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो खुश है और वो खुश नहीं होता, तो ये क्या है, तो व्याख्या गलत ही हो जाएगी, है ना, बहिर्दर्शन बेकार हो जाएगा। थर्ड, इस विधि की सहायता से एक समय में केवल एक तथ्य पर ही विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को थप्पड़ मारना है, मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैम थप्पड़ मारने की बात क्यों कर रही है, वो डायरेक्ट क्लास में लाइव में मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, देखिए बच्चे को हमने थप्पड़ मारा, एक तरफ तो थप्पड़ मार लिए, तो पहले हम उसका वो व्यवहार देखेंगे, दूसरी तरफ हम उसे प्यार कर रहे हैं, हम उसे टॉफ़ी दे रहे हैं, हम उसे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, दोनों चीज़ें हम साथ में नहीं कर सकते। पहले हमें थप्पड़ ही मारना पड़ेगा, उसके बाद उसे शांत करके उस स्त्री को नॉर्मल करके ही हम उसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ना अलग अलग करनी होती है, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। फोर्थ, इस विधि में निरीक्षक प्राय अपनी पूर्व धारणाओं एवं पूर्वग्रहों से संबंधित होता है ना। जैसे कि बच्चा आया, हमने उसे गिफ्ट दिया, चाहे पहले वो रो के आया हो, तो वो उतना खुश नहीं होगा, तो उसकी जो पूर्व स्थिति है वो इस पे भी फर्क करेगी। ठीक है, यस। अब कुछ सावधानियां होती है इसमें कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जागरूकता होनी चाहिए, पूर्व स्थिति क्या थी उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए, निरीक्षण का क्षेत्र निश्चित होना चाहिए कि यही होना है, और निरीक्षक केवल अपनी स्मृति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे लिखना भी चाहिए बातों को कि कौन सी चीज़ पे क्या उसका बिहेवियर था। अब आ जाते हैं थर्ड पे, प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का सीधा सीधा मतलब है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इसमें क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी थी, मनोविज्ञान
प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित स्थिति या दशा में बालक के व्यवहार से संबंधित किसी विचार या विश्वास का परीक्षण करना। देखो प्रयोगात्मक है, जैसे प्रयोग किया जाता है, सिंपली समझो हम प्रैक्टिकल करते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, यस। इस विधि के गुण देख लो। इस विधि में व्यवहार अनुभूति का अलग अलग नहीं वरन एक साथ, है ना। वो फील क्या कर रहा है, वो व्यवहार क्या कर रहा है, तो प्रैक्टिकल फॉर्म है तो दोनों का एक साथ अध्ययन हो जाएगा। इस विधि में व्यक्ति की क्रियाओं का निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है। प्रैक्टिकल करते हैं ना, सेम चीज़ होती है ना, एनवायरनमेंट है तो इतना होना चाहिए, ओवन में कुछ रखते हैं, पीपीटी या प्रेसिपिटेशन का प्रैक्टिकल करते हैं तो कंडीशंस क्या है, अंडर कंट्रोल होती है, वस्तुनिष्ठ विधि है। इस विधि में परीक्षक के प्रयोग का दोबारा दोहराए जा सकते हैं। एक बार प्रैक्टिकल कर लिया उसे दोबारा भी तो हम कर सकते हैं ना, ये करने के लिए कि वो सही था या नहीं था। अब दोष आ जाते हैं। व्यक्ति की अनेक अनुभूतियों का अध्ययन हम नहीं कर सकते, इनके लिए अंतर्दर्शन विधि का सहारा लेना पड़ता है ना। एक टाइम पे एक ही चीज़ तो जान सकते हैं और अंतर्दर्शन का सहारा लेंगे अगर उसके मन को जानना है। नियंत्रित वातावरण में होने के कारण स्वाभाविक नहीं रहता, वो कृत्रिम आ जाएगा बच्चे का एनवायरनमेंट, है ना, बच्चे का मन। इस विधि में वातावरण के सभी तत्वों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है ना, हर चीज़ अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती, तो बस इतना ये कर लेना। अब आ जाते हैं सेकंड पे, विवरणात्मक विधि। इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि आए वीडियो को स्किप कर दिया, करना है तो अच्छे से करना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लूँगी क्योंकि ये उतने में नहीं आता, लॉन्ग में आएगा, खुद लिख देना। विकासात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी, इसे इंग्लिश में कर लेना इजी रहेगा। डेवलपमेंट मेथड, केस स्टडी मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइकोफिजिकल मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड, टेस्ट मेथड, क्लिनिक मेथड, एस्थेटिकल मेथड। अब इसमें तो आप नॉर्मली भी लिख दोगे, जैसे कि प्रश्नावली, आपको पता है कि क्वेश्चनिंग मेथड होगा, इंटरव्यू है कि इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है, बट फिर भी चलो चीज़ें कर लेते हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ। विकासात्मक तथा जननिक विधि, जीवन की घटनाओं का प्रयत्न, इसमें क्या है, बच्चे की वंश परंपरा और वातावरण के जीवन की घटनाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे जननिक विधि कहा जाता है कि शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक वो बच्चे की जो लक्षण होते हैं, बच्चे की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समझते हैं। यह विधि महंगी है। व्यक्ति इतिहास विधि, अब हम ये जो केस है ना, ये जो आपकी ये विधि है विवरणात्मक, एक बच्चे को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है, हमें विवरणात्मक मेथड करना है तो हम ए पे कर रहे हैं पहले। अब ए के बारे में पहले उसकी पेरेंट्स कैसे थे, उसके ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडमदर, ठीक है, वो कैसे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, ठीक है, वो करेंगे। फिर वो जो ए बच्चा है उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी शिक्षा कैसी है, उसके गुण क्या है, उसका व्यवहारिक गुण क्या है, विद्यालय कहाँ से किया, कैसे किया, समाज में कितना बैठता है, उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके बारे में हर एक जानकारी लेंगे, ठीक है। ये हो गया व्यक्ति इतिहास विधि। तुलनात्मक विधि, बच्चे का अध्ययन किया फिर किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना किया जाता है। अब तक हम जो मैंने ए बच्चा बताया आपको उसका कर रहे थे, अब हम उसकी तुलना करेंगे बी से कि ए की ये क्वालिटीज़ है, बी की ये क्वालिटीज़ है, तो उसमें कहाँ क्या फ़र्क है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, सिग्मंड फ्रॉइड ने बताया था, ये यूगर एडलर ने, कि वृद्धि होती है। देखो इस विधि में मनुष्य के गुणात्मक गुणों को समझने का प्रयास किया। मनोविश्लेषणात्मक, मन में दमित जो इच्छाएं हैं वो क्या है, यानी कि आज मैं टीचर बन गई, फॉर एग्जांपल मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, है ना, या मैं कुछ भी बनना चाहती थी, हम बहुत बच्चे एक्ट्रेस बनना चाहते हैं बचपन में, तो आप कोई मुझसे पूछेगा। अब आजकल आप देखोगे कि रील्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ, बट मे बी मेरे को डांस बहुत पसंद है, तो मैं कल को अपने डांस को लेके आऊँ, तो मेरे मन में एक हमारी इच्छा है कि यार मैं काश डांस भी करती, मुझे डांस अच्छा लगता है, मुझे उसमें भी कुछ करना चाहिए, या मैं कुछ बच्चों को सिखा पाऊँ वो, तो वो मेरी दमित इच्छा है। तो वो क्या है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, बच्चे पे हम अध्ययन करेंगे कि उसकी वो इच्छा क्या है जो कि दमित है या अतृप्त है, यानी कि जिसके बारे में उसे वो प्राप्त नहीं कर पाया और उसने बाहर किसी से वो डिस्कस भी नहीं की। अब आ जाता है निदानात्मक विधि। देखिए यह विधि अनेक विधियों का योग है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट निदानात्मक का सीधा कारण है बच्चे की जो कमी है उसे दूर कैसे करना है। यह विधि सामान्यतः देखो बाल अपराधी बच्चा, बाल अपराधी पे अलग से शॉर्ट में वीडियो मिल जाएगी, बट फिर भी एक पॉइंट में समझ लो, बाल अपराधी
बच्चा जो अपराध करता है, चोरी करता है, बचपन में आप देखोगे कि किसी के भी घर में जाके चुपके से चीज़ें ले आता है, कोई बड़ी चोरी करने लग जाता है, किसी को भी पीट देता है, तो वो अपराध है। उसके कारण क्या है, बच्चे ने ये क्यों किया, बच्चा इसे हम कैसे, बच्चे की इस प्रॉपर्टीज़ को, इस गुण को, सॉरी अवगुण को, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो है निदानात्मक प्रॉब्लम, उसके कारण जानेंगे, ठीक है, फिर उसके सॉल्यूशन। क्लियर? यस। अब आ जाती है आपकी सांख्यिकी विधि। अन्य विज्ञान की तरह मनोविज्ञान में भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग है। इसके परिणाम अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट में हम सांख्यिकी विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है, और इसमें जो डाटा होगा वो विश्वसनीय होता है और इसकी वैधता का निर्धारण किया जाता है। तो अब ये एक टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है।